हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले का फर्स्ट भाग नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा, मिहिर नलिनी को उठाकर अपनी कार में लिटाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब आगे इसकी हाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है या कोशिश की गई है। उसी सदमे में ये बेहोश हो गई है। कार के सामने आने से नहीं बेहोश हुई है। भाभी, आपका सोचना सही भी हो सकता है। हॉस्पिटल पहुंचकर समय पर इसका इलाज शुरू हो जाएगा तो जल्दी ही होश भी आ जाएगा। क्या हुआ ये तो हमें इसके होश आने पर ही पता चलेगा। इतना कहकर वो कार की अगली सीट पर बैठ गई। सुबह के 10 बजने को आए थे। मई का महीना चल रहा था तो 10 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती थी। धूप की अधिकता और कार का दरवाजा खुला होने के कारण गर्मी से रॉबर्ट की नींद हल्की हुई तो नलिनी को न देखकर नशा छूमंतर हो गया। ये कहाँ गई? सुमेर, उठ सुमेर, लड़की भाग गई। उठ जा बे सुमेर, रॉबर्ट ने उसे झिंझोड़कर जगाते हुए कहा। क्या रॉबर्ट भाऊ, मैं सो गया तो मुझे जगाया भी नहीं। रात भर अकेले मजा करते रहे, अब जगा रहे हैं जब धूप निकल आई। गलत बात है भाऊ, आपने मुझ उस पर हाथ भी नहीं रखने दिया। नींद में बड़बड़ाते हुए सुमेर कार से बाहर निकल आया। अबे हाथ तो तब रखूंगा ना जब लड़की होगी। लड़की तो भाग गई। भाग गई? कैसे भाग गई भाऊ? पता नहीं कैसे भाग गई। रात को हम दोनों ने पूरी एक बोतल खाली कर दी थी। ये उसका ही नतीजा है कि हाथ आई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उड़ गई। बहुत बड़ी गलती हो गई सुमेर, हमें रात को इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ गई और कैसे गई। सिर पकड़कर बैठते हुए रॉबर्ट ने कहा। भाऊ, आप तो कह रहे थे कि उसे होश भी आ गया तो उस पर इंजेक्शन के असर के कारण वो 24 घंटे तक अपने पैरों पर नहीं चल सकती, फिर कैसे निकल गई? मैंने सच कहा था सुमेर, आज तक जिस किसी भी लड़की को ये दवा दी वो सब पूरे 24 से 26 घंटे ऐसे ही पड़ी रहती थी। ये लड़की यहाँ से कैसे निकल गई पता नहीं। भाऊ, ऐसा तो नहीं रोशनी की वजह से हमारी कार किसी को नजर आ गई हो और वो हमारे नशे में होने का फायदा उठाकर उसे बचाकर ले गया हो? बचाने वाला हमें ऐसे नहीं छोड़ जाता सुमेर, वो पुलिस को फोन जरूर करता। लगता है उसे मैंने दवा का डोज कम सूंघाया, इसीलिए उस पर दवा का असर जल्दी खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो चलकर ढूंढते हैं, यहीं कहीं छुपी होगी। तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं। दोनों ने आसपास की झाड़ियों में ढूंढा पर नलिनी उनकी पहुंच से दूर जा चुकी थी। उठ गई चिड़िया सुमेर, रात में शराब की जगह शबाब का आनंद लिया होता तो इतना पछतावा नहीं होता। लड़कियों की कमी नहीं है भाऊ, चलो कहीं और किस्मत आजमाते हैं। वैसे भी हम लोगों को उससे 8-10 लाख का तो फायदा हो ही गया है। उसका पर्स देखा था क्या? उसमें भी माल हो सकता है। नहीं देखा, अभी देखता हूँ। अरे पर्स कहाँ है? वो पूरे होश में थी सुमेर। जाते जाते वो अपना पर्स साथ ले गई। रॉबर्ट ने नलिनी का हैंडबैग सीट के पास नीचे की तरफ रख रखा था, जिसे नलिनी ने जाते समय खींचकर ले गई थी। मिहिर, ये डर से बेहोश हुई होती तो अब तक होश आ जाना चाहिए था। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा। हमने अच्छी तरह से चेक किया, शरीर पर भी कोई चोट के निशान भी नहीं मिले। खैर, थोड़ी देर में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उससे इसकी बेहोशी का कारण पता चल जाएगा। अब तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके भाभी, चलिए। शीतल, तुम इसके मूवमेंट पर ध्यान रखना, ये हमारे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। बिना बताए गायब नहीं होनी चाहिए। जी अनुषा मैम, गुड। मिहिर, पुलिस को इन्फॉर्म किया? कर दिया भाभी। ओके चलो, अनुषा ने फाइल शीतल को पकड़ाते हुए कहा। तब तक डॉक्टर मेहता वहां आ गए। अरे अनुषा, आप इस वक्त? आप तो मुंबई जाने वाली थी। सर बस निकल ही रही हूँ। रास्ते में जाते समय ये लड़की अनुषा नलिनी की सड़क पर बेहोशी की हालत में मिलने की बात डॉक्टर मेहता को बताती है। ओ, अब कैसी है वो? अभी होश नहीं आया, पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। थोड़ी देर में वो यहाँ आ जाएगी, तब तक शायद इसे भी होश आ जाए। चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, मेरा घर वहीं पास में है। डॉक्टर मेहता बोले। वो रात की ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे। श्योर सर। मिहिर, मैं निकलती हूँ। इसके बारे में कुछ भी पता चले मुझे बताना। ओके भाभी, बाय, टेक केयर। कुछ पता चला राजन? जगताप अपने भतीजे इंस्पेक्टर राजन को फोन करके पूछते हैं। नहीं चाचा जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। हर बार लोकेशन मिल जाती है तो ट्रेस करना आसान होता। रात तक उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा था। नलिनी को गायब हुए 24 घंटे हो गए राजन, और तुम अभी तक प्रयास ही कर रहे हो।
चाचा जी, नलिनी का नंबर बराबर चेक किया जा रहा है। एक बार वो अपना मोबाइल ऑन कर ले तो हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। उसके पास उसका मोबाइल नहीं हुआ तो? चाचा जी, गौतम और रूपल कौन है? नलिनी की फ्रेंड है। क्यों, क्या हुआ? नलिनी ने गौतम को कई बार फोन लगाया है और एक बार भी बात हुई और रूपल से भी 2 बार बात हुई थी। गौतम शहर में नहीं है और रूपल से जो बात हुई है वो मुझे पता है। फिर भी तुम्हें पूछताछ करना है तो कर सकते हो। राजन सर, नलिनी का नंबर ऑन हो गया है। उसकी लोकेशन मुंबई जाने वाले रास्ते के मध्य कहीं दिखा रहा है, कांस्टेबल ओम प्रकाश ने आकर बताया। चाचा जी, एक गुड न्यूज है, लोकेशन मिल गई। जल्दी ही नलिनी भी मिल जाएगी। मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। मुझे भी लोकेशन शेयर करो, मैं भी आता हूँ। चाचा जी, आप घर पर ही रुकिए, पहले मैं जाकर देखता हूँ, राजन ने बाहर निकलते हुए कहा। ओके राजन, जो भी हो तुम मुझे फोन करके बताते रहना, ओके। नलिनी को हल्का सा होश आया। वो कराकर फिर से बेहोश सी हो गई। लगता है अब जल्दी ही इसे होश आ जाएगा। मैं मिहिर सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। सर, जिस लड़की को आप लेकर आए थे उसे अभी हल्का हल्का होश आया था, पर क्या शीतल? वो फिर से बेहोश हो गई है सर। शीतल ने राउंड पर गए डॉक्टर मिहिर को नलिनी के हल्के से होश में आने और फिर बेहोश हो जाने की बात बताई। बेहोश नहीं होगी, दवा के असर से जाग नहीं पा रही है। तुम चलो, मैं आता हूँ, मिहिर ने कहा। सर, ये इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी तरह से स्वस्थ है। ये बेहोशी तो इसने कोई बहुत ज्यादा नशीली ड्रग्स इस्तेमाल किया है या पहली बार इससे जबरदस्ती करवाया गया है जिस वजह से इसका खुद पर काबू नहीं है। सर, आपका शक सही हो सकता है। अभी उसके पास कौन है? मौसी को रुकने के लिए कहकर आई हूँ सर। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम अनुषा मैम को रिपोर्ट की जानकारी दे दो। जी सर। राजन ओम प्रकाश के साथ वहां पहुंच गया जहां नलिनी की लोकेशन दिखा रहे थे। नलिनी की लोकेशन तो यहीं दिखा रहे हैं सर, पर यहाँ आसपास कोई नहीं है। ओम प्रकाश, ये देखो, किसी के घसीटने के निशान। जी सर, आप सही है। वो देखिए, उधर किसी का हैंडबैग गिरकर नीचे की तरफ लटक गया है। एक काम कर, तू लेटकर आगे को बढ़कर उसे खींच ले। मैं पीछे से तेरे पैर पकड़ता हूँ ताकि तुझे सपोर्ट मिल सके। तेरे हाथ लंबे हैं तो तू आसानी से खींच लेगा। जी सर। ओम प्रकाश ने लेटकर ढलान की ओर लटके हुए हैंडबैग को खींच लिया। सर, ये बैग देखिए, क्या यही आपकी बहन का बैग है? लाओ। राजू ने बैग खोलकर देखा तो मोबाइल और उसमें रखे पेपर्स से पहचान गया कि वो नलिनी का बैग है। हाँ, ये नलिनी का ही है, पर ये यहाँ कैसे गिरा? नीचे गड्ढे में से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिख तो कुछ नहीं रहा। ऐसा लगता है किसी से छीना झपटी में छुटकर वहां लटक गया हो। इसका मतलब तो साफ है सर कि वो यहाँ अकेली नहीं थी, कोई तो उसे यहाँ लेकर आया था। वो उसे बेचने के लिए यहाँ भागने का प्रयत्न कर रही होगी। उसी में ये हैंडबैग छूटकर यहाँ लटक गया। मुझे भी यही लग रहा है ओम प्रकाश। मामला किडनैपिंग का नहीं लग रहा है। किडनैपिंग होती तो आरोपी फोन करता। मुझे तो लगता है नलिनी किसी गलत हाथों में पड़ गई है। सर, आपके चाचा जी से कहो जल्दी ही नलिनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाए। न्यूज चैनल और अखबारों में उसकी गुमशुदगी की खबर प्रसारित करवा दे। ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज होने से हम भी उसकी फोटो पर हर पुलिस थाने में देकर उसकी खोजबीन तेज कर सकेंगे। बदनामी के डर से चुप रहने और आपके ऐसे चुपचाप खोजने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम सही कह रहे हो, नलिनी किसी खतरे में फंस चुकी है। चलो चलते हैं। चाचा जी को चलकर समझाने का प्रयास करते हैं। नलिनी वहां से निकलकर जा रही थी तो लड़खड़ाकर गिरने से हैंडबैग छूटकर गड्ढे के किनारे के एक ठूंठ पर लटक गया था। नलिनी को जब बैग नहीं दिखा तो वो वहां कैसे भी करके घसीटती गिरती पड़ती सड़क पर पहुंची थी। वहां से मिहिर उसे अस्पताल ले आया था। मिहिर ने नलिनी को चेक किया तो नलिनी ने अपने हाथ पर उसका स्पर्श महसूस किया तो उसकी आंखों में रॉबर्ट का चेहरा घूम गया। रॉबर्ट का ख्याल आते ही नलिनी भयभीत हो गई। उसने चौंक कर आंखें खोली तो एक अपरिचित पुरुष चेहरे को अपने सामने देखकर बुरी तरह घबरा गई। काका, कौन हो तुम? डरो मत, तुम यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हो। मैं डॉक्टर मिहिर हूँ। डॉक्टर? नलिनी ने ध्यान से देखा तो खुद को किसी सरकारी अस्पताल में पाया। ये अस्पताल कहाँ है? धंतोली। तुम धंतोली के सरकारी अस्पताल में भर्ती हो? मुझे यहाँ कौन लेके आया? लड़खड़ाती हुई जुबान में उसने पूछा। मैं लेकर आया हूँ। तुम रास्ते में हमारी कार के सामने बेहोश होकर गिर गई थी। वैसे क्या हुआ था तुम्हारे साथ? इसे सच बताऊं कि नहीं? नलिनी सोच में पड़ गई। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने की व्यवस्था करवा दूंगा। मैं नलिनी। मेरा हैंडबैग? तुम जब हमें मिली तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम बेहोश हो गई थी तो हम तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आए। वैसे हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आती ही होगी।
पुलिस नलिनी पुलिस के नाम से डर गई। क्यों, क्या हुआ? आप पुलिस के नाम से घबरा क्यों गई? मिहिर ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं। फिर वो मन में सोचने लगी, पुलिस मुझसे 100 तरह के सवाल करेगी, फिर तो सारे शहर को पता चल जाएगा कि मैं घर से भागी थी। डैड तो बहुत गुस्सा होंगे, पर चुपचाप मुझे ढूंढ भी रहे होंगे। मुझे डैड को फोन कर देना चाहिए। डांटेंगे तो डांट खा लूंगी। मैंने काम ही गलत किया है। आप चुप क्यों हो मिस नलिनी? आप पुलिस को आने से मना कर दीजिए। क्यों? आपको पुलिस कंप्लेंट करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था डॉक्टर। आप पुलिस वालों को जानते नहीं। मैं कोई क्रिमिनल नहीं, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। पुलिस वाले मुझसे सवाल करेंगे, फोटो खींचेंगे, सारे शहर में मेरा तमाशा बन जाएगा। नलिनी बोली। सॉरी मिस नलिनी, पर मुझे जो जरूरी लगा वो किया। मुझे मेरे घर पर एक कॉल करना है। क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है? जी क्यों नहीं, ये लीजिए। मिहिर की निगाहें बार बार नलिनी के सुंदर चेहरे पर टिक जाती थी। नलिनी की कोमल आवाज उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। वो उसकी रिएक्ट पर बिना सोचे समझे तुरंत अपना मोबाइल उसे पकड़ा देता है। हेलो रूपल। नलिनी जान, कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? डैड को बोलो मुझे लेने आ जाए। नलिनी धीमी आवाज में बोली। कहाँ है तू? बता, हम लोग अभी आते हैं। एड्रेस बता दीजिए। नलिनी ने मिहिर को फोन पकड़ाते हुए कहा तो मिहिर ने रूपल को एड्रेस बता दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप मेरी फ्रेंड का ध्यान रखिए। मैं और उसके डैड अभी उसे लेने आते हैं। थैंक्स डॉक्टर। नलिनी मुस्कुराते हुए मिहिर का मोबाइल वापस कर दिया। मिहिर, मेरा नाम मिहिर है। थैंक्स की कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं धर्मपेट में रहता हूँ। ओह वाओ, मैं भी वहीं रहती हूँ। जवाब देते हुए नलिनी मुस्कुराई तो मिहिर के दिल में हलचल मच गई। आप मुझ पर विश्वास करके बता सकती है कि आपके साथ क्या हुआ था? उसने पूछा। मुझे सुरक्षित यहाँ लाने के लिए थैंक्स मिहिर जी। मैं किसी काम से। नलिनी मिहिर को मन घड़त कहानी बता देती है कि वो कैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। फिर कुछ लोग मदद करने के बहाने करके उसे छेड़ने लगे। उनसे बचकर भागते सड़क तक पहुंची और आपकी कार से टकराते बची। आपकी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी नलिनी जी। आप कहे तो मैं आपको घर छोड़ दूं? नो मिहिर जी, मैंने तुम्हें पूरी और सही बात कहाँ बताई मिहिर? एक बार अनजान लोगों के चुंगल में फंस कर अपना सब कुछ खो बैठी होती। अब जाऊंगी तो डैड के साथ। अभी तो गौतम से पूछना है कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। उसकी लापरवाही के कारण मेरे साथ इतना कुछ घट गया। नलिनी मन ही मन में बोली। अंकल आंटी जी, आंटी जी, अंकल कहाँ है? रूपल लगभग भागते हुए आई। अपने कमरे में है। क्या हुआ? ऐसे हाँफ क्यों रही है? नलिनी का पता चल गया क्या? विभा ने पूछा। जी आंटी। अंकल जी। रूपल दौड़ती हुई सीधे जेटी के कमरे में पहुंच गई। पीछे पीछे विभा भी चली आई। अंकल, नलिनी का फोन आया था। कहाँ है वो? अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अब किस मुंह से तुम्हें फोन कर रही है? उससे कहो जैसे गई थी वैसे वापस आ जाए। जगताप गुस्सा होने लगे। वो अस्पताल में है अंकल। अस्पताल में? क्यों, क्या हुआ उसे? बोलो रूपल। क्या कहा उसने? जगताप अस्पताल का नाम सुनते ही घबरा गए। मेरी बेटी हॉस्पिटल में। विभा लड़खड़ाकर पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। अंकल, उसने कहा कि वो घर आकर बताएगी क्या हुआ था। पहले मुझे इस सरकारी अस्पताल से घर ले जाओ। अंकल, आपको उसे जितना डांटना है डांट लीजिएगा, पर अभी हमें चलने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ चलो विभा, हम नलिनी को लेकर आते हैं। तुम घबराओ नहीं, उसने फोन किया है, इसका मतलब वो ठीक है। जगताप रूपल को लेकर निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शन पर नलिनी के बारे में जानकारी लेकर दोनों उस रूम की ओर बढ़ गए जहां नलिनी एडमिट थी। वो कोई स्पेशल रूम नहीं था। उस रूम में 4 बेड पड़े थे। चारों बेड के बीच में पर्दे लगाकर सेपरेट कर रखा था। नलिनी आंखें बंद करके लेटी। नलिनी के हाथ पर हाथ रखते हुए रूपल ने आवाज लगाई। रूपल, डैड। नलिनी झटके से उठने लगी तो उसे तेज चक्कर आया और वो सिर पकड़कर वापस लेट गई। नलिनी, क्या हुआ बेटा? जगताप घबरा गए। घबराइए नहीं, वो ठीक है। काफी देर बेहोश रही है, इसीलिए कमजोरी है। शीतल ने कहा। अंकल, हमें नलिनी को किसी बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। यहाँ तो दवाइयों की स्मेल और इन मरीजों के बीच में वो बीमार ही बनी रहेगी। रूपल वार्ड की हालत देखकर बोली। यू राइट, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सिस्टर, जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? मुझे अभी उनसे मिलना है। सर तो ऑपरेशन थिएटर में है, अभी अभी गए हैं, तो 3 घंटे से पहले नहीं मिल पाएंगे। बड़ी सर्जरी है। 3 घंटे? मुझे मेरी बेटी को अभी यहाँ से लेकर जाना है। आप ले जा सकते हैं। सर ने पहले से ही डिस्चार्ज पेपर साइन कर दिए हैं। आप रिसेप्शन पर जाकर बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। ओके रूपल, तुम इस
इसे लेकर कार में बैठो, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। शीतल ने व्हील चेयर की व्यवस्था करवाकर रूपल वार्ड बॉय की मदद से नलिनी को कार की पिछली सीट पर लिटा देती है और खुद आकर बैठ जाती है। जगताप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं तभी पुलिस पहुंच जाती है। डॉक्टर मिहिर कहाँ है? सर ऑपरेशन थिएटर में है। आप यहाँ? उनका फोन आया था कि उन्हें कोई लड़की रास्ते में बेहोश मिली है। यस सर, वो लड़की होश में आ गई है, ये उसकी रिलेटिव है, उसे ले जाने आए हैं। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर, आप बताएंगे क्या हुआ था आपकी बेटी को? आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आपकी बेटी रास्ते में बेहोश कैसे हुई? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब उसके ठीक होने पर पता चल जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि वो सही सलामत मेरे सामने है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, सॉरी। मैंने आपको नहीं बुलाया। जब डॉक्टर मिहिर फ्री हो जाए तो उनसे डिटेल ले लीजिएगा। जगताप ने पुलिस वालों की बात का संक्षेप में जवाब दिया और नलिनी को लेकर निकल गए। कोई बड़ा आदमी लगता है शिंदे सर, इसीलिए जल्दी यहाँ से खिसक लिया। खैर छोड़ो, अपना काम खत्म। जब लड़की ही नहीं तो हमें यहाँ क्यों खड़े रहें, चलो वापस। तुम पार्लर छोड़कर कहाँ चली गई थी नलिनी? जगताप ने कार ड्राइव करते हुए पूछा। डैड, मुझे वहाँ अकेले बहुत बोर हो रहा था, सिर भी दुख रहा था। मैंने सोचा जब तक रूपल और वानी आते हैं मैं कॉफी पीकर आ जाती हूँ। कॉफी? तुम अपना मेकअप छोड़कर कॉफी पीने गई? अरे वही मंगा लेती कॉफी। मुझे बताया। बैठे बैठे अचानक हॉट कैफे की कॉफी याद आ गई। सोचा अभी बहुत समय है, जाकर कॉफी पी आती हूँ। कल सुबह तो गुजरात चले जाऊंगी तो इस कैफे की कॉफी कहाँ मिलेगी? तुम भी ना बेटा, कभी समय की नजाकत नहीं समझते। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ हॉस्पिटल कैसे पहुंची? क्या हुआ था? डैड, जब मैं कैफे से लौट रही थी तो अचानक से कार के सामने आने से डरकर बेहोश हो गई। किस्मत अच्छी थी, ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगा दिए, वरना जिंदगी को ब्रेक लग जाते। ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो। वो कौन था जिसकी गाड़ी थी, कुछ याद है? वही डॉक्टर डैड, जो मेरा इलाज कर रहा था। मैं रात भर बेहोश थी कि नींद में थी मुझे कुछ पता नहीं। जब सुबह होश आया तो मैं उस पर बहुत चिल्लाई कि उसके कारण मेरी शादी होते होते रह गई। क्या? जगताप ने चौंक कर गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। उस डॉक्टर की वजह से इतना सब कुछ हो गया? तुमने हॉस्पिटल में ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? डैड प्लीज शांत हो जाइए। जगताप की गुस्से से नलिनी घबरा गई कि अगर डैड मिहिर से मिले तो मेरी पोल खुल जाएगी। उन्हें क्या पता कि मैंने उनके गुस्से से बचने के लिए झूठी कहानी गढ़ दी है। कैसे शांत हो जाऊं बेटा? उस डॉक्टर की अब खैर नहीं। मैं अभी वापस जाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। उसे एहसास भी नहीं होगा कि बेटी के बिना हमारी एक रात एक युग समान भारी थी। डैड आपको मेरी कसम, प्लीज डैड, पहले तो आप शांत हो जाइए। वादा कीजिए कि आप उस डॉक्टर को कुछ भी नहीं कहेंगे, ना ही कुछ करेंगे। बोलिए ना डैड। ओके, नहीं करूँगा कुछ। आप खुश? डैड जल्दी से घर चलिए ना, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नलिनी जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। ओके, तेरे कारण वो डॉक्टर बच गया, वरना मुझे अभी भी उस डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जगताप ने कहते हुए फिर से कार स्टार्ट कर दी। डैड वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। सिस्टर बता रही थी कि वो जब से मुझे हॉस्पिटल ले गया तब से बराबर मेरी रिपोर्ट पर नजर गड़ाए था। कल रात अपने घर भी नहीं गया। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता डैड। पर उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, मैं ही मोबाइल में मगन रोड क्रॉस कर रही थी। क्यों करती हो तुम ऐसी हरकतें? मेकअप करवाने गई और कॉफी पीने निकल गई। ये तुम किस किस को समझाओगे कि तुम कल से सिर्फ कॉफी की तलब के कारण गायब हुई थी? जगताप ने कहा। अंकल आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। नलिनी, तुम्हें समय की वैल्यू समझना चाहिए। कौन सा समय मनमानी का है और कौन सा नहीं। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी कल की इस हरकत ने कितना कुछ बदल कर रख दिया? क्या हुआ? कुछ हुआ है रूपल? मम्मा मम्मा ठीक है? नलिनी ने पूछा। नलिनी, जिस लड़की की शादी हो वही घर से गायब हो जाए और फिर पूछे कि क्या हुआ, ये सवाल सही है क्या? रूपल ने पूछा। रूपल बेटा, अब जो भी बात करना घर पर करना। अभी आधे घंटे में घर पहुंचने वाले हैं, तब इसे स्वयं ही पता चल जाएगा क्या हुआ। तुम भी चुपचाप आराम करो नलिनी, जगताप ने कहा और फिर चुपचाप कार ड्राइव करने लगे। जी डैड। नलिनी अब बिल्कुल शांत थी। रूपल ने भी मौन धारण कर लिया था। नलिनी उस दवा के असर से अभी भी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी तो चुपचाप सीट पर लेटकर सो गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो आई थी। रूपल ने पीछे मुड़कर सोती हुई नलिनी को देखा, फिर सोचने लगी अगर ये डॉक्टर की गाड़ी के सामने आते आते बची तो इसका हेड बैंग, कान के बूंदे, अंगूठी, चेन कहाँ है? इसने उसके मोबाइल से मुझे फोन क्यों नहीं किया? इसके पास इसका मोबाइल भी नहीं क्या? नलिनी झूठ बोल रही है। अगर हाँ तो कहाँ थी ये? नलिनी के सोते ही जगताप के फोन पर राजन का फोन आता है। हाँ हेलो राजन। नलिनी मिल
नहीं मिली चाचा जी, उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए हम उस जगह पहुंच गए थे। वो एक सुनसान इलाका था, हमें वहीं एक गड्ढे से उसका हैंडबैग लटका मिला है और वहां आसपास हमें किसी के घसीटने के निशान मिले और थोड़ी दूर पर किसी गाड़ी के निशान भी मिले हैं। मुझे लगता है नलिनी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई। राजन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप पहले मेरी बात समझो चाचा जी, जल्दी ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए ताकि उसकी खोज में तेजी आ जाए। राजन ने उसकी बात सुने बिना ही अपनी बात कहनी शुरू कर दी। नलिनी मेरे साथ है राजन। क्या? कहाँ मिली वो? आपके साथ? तो उसका बैग उस सुनसान इलाके में कैसे पहुंचा? इसका जवाब वही दे सकती है। तुम एक काम करो, कल घर पर आ जाओ। अभी वो बात करने की हालत में नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उठती है तो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। मैंने अभी उसकी रिपोर्ट नहीं देखी, घर जाकर देखता हूँ। वैसे ठीक है, थैंक गॉड। राजन, तुम मेरा एक काम और कर दो। बोलिए चाचा जी, क्या काम है? तुम हॉट कैफे में कल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो ना। नलिनी के अनुसार कल वो वहाँ कॉफी पीने गई थी, उसके बाद से ही वो गायब है। ठीक है चाचा जी, मैं चेक करता हूँ। इसका मतलब वहीं कुछ गड़बड़ हुई है। फुटेज में पता चल जाएगा कि कल नलिनी के साथ क्या हुआ था। जगताप ने कॉल कट होने के बाद रूपल को देखकर गहरी सांस भरी। अंकल, क्या आपको भी नलिनी की बातें झूठ लग रही है? तुम्हें? मुझे भी अंकल। नलिनी के शरीर पर अब चेन, अंगूठी कुछ नहीं। कितने पहने थी? 3 रिंग, डायमंड के इयररिंग्स, चेन। अब कुछ भी नहीं है उसके पास। ना मोबाइल है, ना हैंडबैग। चेहरे पर बात करते समय डर झलक रहा है। गौर किया मैंने, डॉक्टर का किस्सा भी झूठ लग रहा है। वो उसे धर्मपेट के हॉस्पिटल में भी एडमिट कर सकता था। धंतोली ही क्यों ले गया? पूछे भी क्या? अभी इसकी हालत नहीं अधिक सवाल जवाब कर सके। हाँ अंकल, देखो ना कैसे बेहोश सी हो रही है। 1-2 दिन जाने देते हैं, फिर पता करते हैं क्या हुआ। रूपल बोली। सबसे पहले तो डॉक्टर वर्मा को बुलाकर इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। कल सुबह तक शायद राजन से भी कुछ डिटेल मिल जाए। मम्मा, रूपल दी ने बताया कि दी साथ में है और स्वस्थ है। वो लोग अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं। आप बैठ जाओ और इतना टेंशन ना लो। ये थोड़ा सा जूस पी लो। नहीं वानी, जब तक मैं नलिनी को अपनी आंखों के सामने और सही सलामत नहीं देख लेती, मेरे गले से कुछ नहीं उतरेगा। और दी के आते आते तब तक आपका बीपी लो हो गया तो क्या करोगी? ला दे, तू नहीं मानेगी। विभा ने वानी से गिलास लेकर एक सांस में जूस पी लिया और उसे जोर का ठसका लग गया। वो जोर जोर से खांसने लगी। मम्मा, ऐसे कौन जूस पीता है? वानी विभा की पीठ सहलाने लगी। खांसने की वजह से विभा की आंखों से आंसू निकल आए। सॉरी बेटा, कल से नलिनी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तुम्हारे डैड ने कहा कि वो उनके साथ है। ठीक है, पर मैं कैसे मान लूं वो ठीक है? वो ठीक होती तो कल ही वापस आ जाती। माँ पापा आ गए, निवेदिता ने अंदर आकर माँ से कहा। अरे वाह, आ गए। एक काम कर, तो सबके लिए चाय रख दे। मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ माँ जी। गीता, चलो पता करते हैं। वहाँ सब कार्यक्रम अच्छी तरह से निपट गया। विजया अपनी सास और देवरानी को साथ लेकर ड्राइंग रूम से निकल आई। दादी, ये लो मिठाई खाओ, अनुज की मम्मी ने दी है। गौतम ने दादी के हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाकर पेट छू लिए। उनसे मिठाई क्यों ले ली बेटा? हम लड़की वाले हैं, लड़की के घर की मिठाई खाएंगे। विजया बोली। तो तू मत खा विजया, हम तो खाएंगे अपनी पोती के ससुराल की मिठाई। क्यों गौतम? कांता देवी ने मिठाई पास में रखते हुए गौतम से पूछा। और क्या दादी? अम्मा जी, आप कब से नए जमाने की बातें करने लगी? विजया, जब तुमने कभी अपने बेटे और बेटी में भेद नहीं किया तो बेटी के ससुराल की मिठाई से परहेज क्यों? समय बदल रहा है तो शोम को भी साथ में बदलने में भलाई है, कांता देवी ने समझाते हुए कहा। वो अम्मा जी, मैं तो बस भाभी, पुराने जमाने की बातें पुरानी हो गई। मैं तो निवी की शादी के बाद उसके ससुराल देखने जरूर जाऊंगी। गौतम की काकी गीता हंसते हुए बोली। माँ, मेरा मोबाइल निवी ने कल ही रिपेयर के लिए डाल दिया था, तू जाकर देख, बन गया होगा। अंजुम की दुकान पर पड़ा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। गौतम उठने लगा तो उसके पापा ने टोका। इतनी भी क्या जल्दी है मोबाइल की? पहले कपड़े बदलो, फ्रेश हो जाओ। पापा, मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है। अगर कहीं से इंटरव्यू के लिए फोन आया तो मुझे कैसे पता चलेगा? पहले मोबाइल का पता करूं, बन पाएगा तो ठीक, नहीं तो कुछ दिन तक माँ के फोन में सिम डालकर काम चलाना पड़ेगा। जाओ, तब तक मैं और शिवपाल नहा लेते हैं। बाहर बहुत गर्मी हो रही है। विजया, ये मिठाई अंदर रख दो और पहले चाय नाश्ते का प्रबंध कर दो, फिर बैठकर बताते हैं लड़के वालों के यहाँ क्या हुआ, यशपाल ने कहा और तौलिया उठाकर नहाने चले गए। ठीक है, जल्दी कीजिए। गीता ने आप लोगों के लिए गर्मा गर्म कचौरियां बनाकर रखी है। उसे पता था कि आप लोग आते ही खाने के लिए कुछ न कुछ मांगेंगे। चाय निवी ने रख दी है।
सलाम अंजुम भाई, मोबाइल का क्या स्टेटस है, बन पाएगा या नहीं? गौतम ने शॉप पर पहुंचकर पूछा। बन गया गौतम भाई, कैसा रहा प्रोग्राम? लड़के वाले स्वभाव में कैसे हैं? बहुत समझदार और सुलझे विचार वाले लोग हैं अंजुम भाई। दहेज की कोई डिमांड नहीं। अनुज भी पिछले 1 साल से कनाडा में जॉब कर रहा है। वाह भाई, तब तो अपनी नीवी शादी के बाद कनाडा में रहेगी फिर। जी भाईजान, कितना हुआ इसका? मोबाइल चेक करते हुए गौतम ने कहा। 700 रुपये। शादी कब करने वाले हो? जल्दी ही भाईजान। लड़के वालों ने 2 डेट निकाली है, पर पहले माँ दादी की राय भी जान ले, फिर डेट फिक्स करके बताता हूँ। ओके। इतना कहकर अंजुम दूसरे ग्राहक में व्यस्त हो गया और गौतम घर की ओर चल दिया। कल नलिनी ने मेरा बहुत इंतजार किया होगा, मैं नहीं मिला तो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, बहुत दुखी हो रही होगी। मैं भी क्या करता, एक तरफ वो और एक तरफ नीवी। अगर मुझे शगुन लेकर नहीं जाना होता तो उससे मिलने जरूर जाता। क्या करूं, फोन करके माफी मांग लूं? वो अब मेरी नलिनी नहीं, किसी की पत्नी है। मेरा उसे फोन करना उचित होगा क्या? सोचता हुआ गौतम घर आ गया। जेठी आ गए शायद। कार की आवाज सुनकर विभा तेजी से उठकर बाहर भागी। वानी उस समय अपने कमरे में चली गई थी। विभा ने उन लोगों के इंतजार में दरवाजा खुला छोड़ रखा था। जेठी, नलिनी नलिनी कहाँ है? जगताप की गाड़ी से उतरते ही विभा ने सवाल करना शुरू कर दिए। आंटी, नलिनी साथ में ही है, कहते हुए रूपल भी उतर आई। विभा, क्यों नलिनी नलिनी करके पड़ोसियों को जमा कर रही हो? चुप रहो, नलिनी गाड़ी में ही है, शायद सो गई। जगताप ने विभा को चुप रहने को कहा, फिर पीछे का दरवाजा खोलकर नलिनी को जगाया। नलिनी, उठो, घर आ गया। हाँ डैड। ओ, घर आ गया, थैंक गॉड। नलिनी ने जगताप के हाथ का सहारा लिया और गाड़ी से उतर आई। नलिनी, मेरी बच्ची। विभा नलिनी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो जगताप की नजर आस पड़ोस से झांकते हुए लोगों पर पड़ी, तो उन्होंने विभा से कहा, ये मेल मिलाप घर में करो, अभी लोग हालचाल पूछने आ जाएंगे। क्यों मेरी बच्ची खुची इज्जत की नुमाइश कर रही हो? सॉरी। चल बेटा, अंदर चल। विभा नलिनी को अंदर ले आई। रूपल, दरवाजा बंद कर देना बेटा। जी अंकल। वानी वानी, नलिनी को सोफे पर बिठाकर विभा ने आवाज लगाई। तू ठीक है ना लाडो? तू ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी? तुझे एक बार भी हम लोगों का ख्याल नहीं आया? विभा, एक साथ इतने सवाल मत पूछो कि वो फिर से बेहोश हो जाए। पूरी रात बेहोश रही है, चेहरा देखो उसका कैसा पीला पड़ा है। डॉक्टर वर्मा को अभी तक आ जाना चाहिए था। आ जाते तो एक बार इसका अच्छी तरह चेकअप कर लेते तो मुझे शांति मिल जाती। डैड, डॉक्टर अंकल को क्यों बुलाया? सिस्टर ने कहा ना मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तू हॉस्पिटल में? क्या हुआ तेरे साथ? बोल ना नलिनी, क्या हुआ तेरे साथ? घबराने की कोई बात नहीं है विभा, तुम्हारी बेटी पूर्णतः स्वस्थ है, तो फिर ये हॉस्पिटल में क्यों? विभा नलिनी के साथ किसी अनिष्ट की आशंका से पूरी तरह डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। रिलैक्स आंटी, कुछ बुरा मत सोचिए, नलिनी को कुछ नहीं हुआ, वो सेफ जगह और अच्छे लोगों के बीच थी। रूपल ने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर समझाते हुए कहा। हाँ मम्मा, रूपल और डैड सही कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी सदमे में पता नहीं कितने घंटे बेहोश रही। जब होश आया तो सबसे पहले रूपल को कॉल किया। तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? विभा ने पूछा। मैं जब होश में आई तो पता चला कि मैं कल से बेहोश थी। मैं ये सोचकर बहुत डर गई थी मम्मा, मेरी शादी में इतने सारे मेहमान जुड़े थे, बारात आने वाली थी, कैसे आप लोगों ने सबको पेश किया होगा। लोग शादी वाले दिन मुझे गायब देखकर मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल रहे होंगे। ये सब सुनकर आप लोगों पर क्या बीत रही होगी। दी दी, आप कब आ गई? वानी कमरे से बाहर आई तो नलिनी को देख खुश होकर उससे लिपट गई, पर नलिनी वानी को देखकर खुश होने की जगह शॉक्ड रह गई। गौतम बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, चाय ठंडी हो रही है। आया माँ। गौतम जल्दी से चेंज करके आ गया। अब जल्दी बताओ यशपाल, लड़के वालों ने क्या कहा? शादी की डेट कब की निकली है? कांता देवी ने पूछा। अनुज अगस्त में जरूरी काम से वापस जा रहा है, जनवरी में फिर से आएगा। रणधीर जी चाहते हैं अनुज जब जनवरी में वापस आए तो निवी को साथ लेकर जाए। जनवरी? ना ना, इतनी जल्दी शादी, इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे होगी? दान दहेज का इंतजाम 6 महीने में कैसे होगा? पहले पूरी बात तो सुन लो अम्मा। वैसे भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस निवी की जरूरत की वस्तुएं हम चाहे तो दे दे, ऐसा रणधीर जी का कहना है, यशपाल ने कहा। फिर भी 6 महीने बहुत जल्दी हो जाएगा जी, विजया धीरे से बोली। जनवरी की तो उन्होंने पहली मीटिंग में ही कहा था। इस जनवरी शादी नहीं हुई तो फिर 1 और साल का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी चट मंगनी पट ब्याह ठीक रहता है, अधिक दिन खींचो तो बात बिगड़ने लगती है। कुछ जल्दी नहीं है। जब दहेज नहीं देना तो क्या व्यवस्था करनी है? हम इतने भी कमजोर नहीं कि बारातियों की आवभगत अच्छी तरह न कर पाए। भाभी, रणधीर जी ने 30 जुलाई सगाई के लिए फिक्स किया है। और शिवपाल कहते कहते रुक गए। और क्या? कांता देवी ने पूछा। अम्मा, अगस्त में अनुज कनाडा जा रहा है, वो लोग चाहते हैं जनवरी में वो जब वापस आए तो निवी भी उसके साथ कनाडा जाए, शिवपाल ने कहा।
ये तो अच्छी बात है, शादी के बाद पति जा रहेगा, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अम्मा विदेश ऐसे ही नहीं चले जाते, वीज़ा लगता है, वीज़ा तुरंत नहीं बनते, पहले अप्लाई किया जाता है। वो तो तूने पिछले महीने अपना और निवी का बनवाया था ना, काली सी किताब, क्या नाम बताया था? हाँ याद आया, पासपोर्ट। निवी ने कहा था कि जब कोई विदेश जाता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अब फिर से क्यों बनवाना पड़ेगा? दादी वीज़ा अलग होता है, अनुज के पास वीज़ा है पर निवी को उसके साथ भेजने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ेगा, गौतम ने समझाया। तो बनवा लो, परेशानी क्या है? अम्मा वीज़ा एक दिन में नहीं मिल जाता, उसमें समय लगता है, इसीलिए हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि हम लोग सगाई और कोर्ट मैरिज एक दिन कर ले, ताकि जब अनुज जनवरी में आए तब तक वीज़ा भी बन जाए। हे राम, कोर्ट में शादी, लोग क्या कहेंगे? मना कर दो। हमारे घर में आज तक कोर्ट में किसी की शादी नहीं हुई, तो निवी की शादी कैसे कर दे? कह दो उनसे, हमारी एक ही लड़की है, हम तो धूमधाम से ब्याह करेंगे। कांता देवी गुस्सा होने लगी। धूमधाम से भी करेंगे अम्मा, पर जनवरी में बहुत धूमधाम से रीति रिवाज के साथ निवी की विदाई करेंगे। अभी कोर्ट मैरिज के लिए हाँ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मा, अभी तो तुम विजया को नए जमाने के साथ चलने को कह रही थी, अब क्या हुआ? दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है यशपाल। निवी मिठाई नहीं है, इस घर का गुरूर है। शान से विवाह करेंगे, कोर्ट में नहीं। दादी, अनुज बहुत अच्छा लड़का है। उन लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें अगर कुछ देना है तो निवी ही दे दो, उनके पास भगवान की दया से सब कुछ है। वो सब ठीक है, पर ये बताओ, कोर्ट में शादी हो जाएगी तो क्या निवी अभी ही ससुराल चली जाएगी? नहीं अम्मा, निवी अभी कहीं नहीं जा रही। काका ने उनसे कह दिया है कि हम अभी विदाई नहीं करेंगे। जनवरी में अनुज आएगा, तब तक हम धूमधाम से रिसेप्शन और विदाई करेंगे। शादी के बाद भी बेटी मायके में है। राम, लोग क्या कहेंगे? मान लो शादी के बाद उसके ससुराल में कोई बीमार हो गया, तो भी निवी जनवरी तक यहीं बैठी रहेगी, अपना फर्ज पूरा करने ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा सही कह रही है भाई साहब, जो करो एक साथ करो। ये क्या बात हुई? अभी चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लो, 6 महीने बाद रिसेप्शन। शादी के बाद निवी साज श्रृंगार नहीं करेगी क्या? ऐसी बातें छुपती नहीं है, लोग तो यही कहेंगे जरूर कोई बात हुई होगी, इसीलिए आनन फानन में बेटी की शादी कर दी, गीता ने कहा। गीता सही कह रही है, वीजा की जल्दी है ना। आप पंडित जी को बुलाकर जून जुलाई के महीने से कोई मुहूर्त निकलवाकर सगाई शादी एक साथ निपटाओ। ये मई चल रहा है, जुगाड़ लगाकर भागदौड़ करेंगे तो अगस्त तक सर्टिफिकेट वीजा सब बन जाएगा, विजया बोली। विजया, तुमने सही बात कही। क्यों शिवपाल, हम लोगों से ले, इसीलिए वहाँ कोई डिसीजन नहीं दिया था। शिवपाल ने ये बात पहले ही कह दी थी कि अम्मा नहीं राजी होगी। मैं अभी रणधीर जी को अम्मा का डिसीजन बता देता हूँ। वानी, तूने मेरा चूड़ा क्यों पहन रखा है? नलिनी ने वानी के हाथ में अपना चूड़ा देखा तो पूछने लगी। उससे क्या पूछ रही हो? तुम उसे जरा ध्यान से देखोगी तो स्वयं समझ जाओगी कि उसने चूड़ा क्यों पहना है। आप लोगों ने मेरी जगह पर वानी की शादी कर दी। नलिनी वानी के गले में मंगलसूत्र देखकर बुरी तरह चौंक गई और पूछने लगी, तो क्या करते? तुम्हारे गायब होने की खबर से हमारे होश उड़ गए थे। बारात रवाना हो चुकी थी, हमारे मेहमान भी आ चुके थे। तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था। पता नहीं चल रहा था तो आप लोगों ने वानी की शादी कर दी। वानी की मर्जी पूछी। मर्जी पूछने का टाइम किसके पास था? मतलब जबरदस्ती शादी कर दी। नलिनी, इसकी वजह तुम हो ना। तुम कॉफी पीने जाती, नहीं ये सब होता। तुम्हें तो हमेशा अपने मन की करनी होती है, कुछ ना हो। तुम्हारी जिद, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पसंद पहले, उसके आगे तुम्हें न माँ बाप दिखे न बहन। भला हो दीपक जी का सारी बात जानने के बाद उन्होंने तुरंत वानी और यश की शादी करने का फैसला ले लिया। विभा आंसू पोंछते हुए बोली, और आपने उसकी बात मान ली? नलिनी आश्चर्य से बोली, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे कारण हमारी इज्जत दांव पर लगी थी। वो लोग राजकोट बिना शादी के लौटते तो लोग झूठी सहानुभूति दिखाते, पर पीठ पीछे मुंह दबाकर हंसते, और हमारे यहाँ पड़ोसियों को हम पर शक हो गया था। कैसे कैसे? क्या तुम्हारे डैड उनसे बात करने के लिए उन्हें और यश को अंदर ले जाने लगे तो पारितोष वहीं खड़ा था। क्या हुआ अंकल, आप बड़े परेशान से दिख रहे हैं। सब ठीक है, सब ठीक है बेटा, शादी की थकावट हो रही है। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ खाना वाना खाओ। पंडित जी, आपकी तैयारियां हो गई? कोई देर तो नहीं? नहीं अग्रवाल साहब, तैयारियां पूरी है। जयमाला का समय हो गया है, आप बिटिया को ले आइए। जी पंडित जी, बस एक छोटी सी रस्म बाकी है, फिर मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। दीपक जी, भाभी जी, यश, आप लोग आइए। विभा कह रही है आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। अग्रवाल भाई साहब, ऐसी कौन सी रस्म है? हमने तो कहीं नहीं देखी, हम भी देखना चाहते हैं। पड़ोस की जयंती पूछने लगी। हमारे यहाँ ये रस्म लड़की लड़के वालों के बीच अकेले में होती है। आप यहीं रुकिए, शादी एंजॉय कीजिए। विभा ने यह कहकर उनका मुंह बंद करा दिया। चलिए दीपक जी, चलो अंदर। कमरे में पहुंचते ही यश की मोम रत्ना सारा माजरा समझ गई। भाई साहब, मुझे लगता है रस्म तो बहाना है, बात कुछ और ही है। आपको कैसे
समझा भाभी जी। नलिनी को हमारी ओर से दिया शादी का जोड़ा और ज्वेलरी का बैग ये पड़ा। इसका मतलब नलिनी शादी से मना कर रही है, रत्ना बोली। रत्ना पहले पूरी बात तो सुन लो, ऐसा ही कुछ समझ लो भाभी जी। नलिनी घर से खुशी खुशी पार्लर गई थी, लेकिन उसके बाद से गायब है। हमने हर जगह ढूंढ लिया पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा, जगताप ने बताया। बात तो वही हुई ना भाई साहब, मौका मिलते ही आपकी बेटी भाग गई। जगताप तुम्हें पता है ना, बारात में राजकोट के बड़े बड़े व्यापारी आए हैं। बारात खाली लौटी तो उन सबके बीच मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। पापा, मैंने तो पहले ही नलिनी से शादी के लिए मना किया था, मुझे वो जरा सी भी पसंद नहीं, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। यश बोला। आप तो चुप ही रहिए, ये शादी आपकी दोस्त की बात का मान रखने के लिए करनी थी ना। लो और निभाओ दोस्ती। लड़की के साथ साथ इज्जत भी गई। नलिनी की इस हरकत के लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा है भाभी जी। पता नहीं नलिनी ने ऐसा क्यों किया, ये शादी उसकी मर्जी से ही हो रही थी। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि नलिनी ऐसा कुछ करेगी। उसकी मर्जी न होती तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाता भी नहीं। पर आपके दोस्त ने तो अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ रिश्ता तय किया। यश तो पहले से ही कह रहा था कि उसे नलिनी से शादी नहीं करनी। मुझे वो लड़की घमंडी और जिद्दी किस्म की लग रही है, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। मेरा बेटा तो नहीं गायब हुआ, बातें चल ही रही थी कि रूम के डोर पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ, विभा बोली। दरवाजा खोला तो पारितोष खड़ा था। क्या है पारितोष? आंटी, पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, हम लोग आए। विभा ने दरवाजा बंद कर लिया। कौन था विभा? जगताप ने पूछा। जेठी, पारितोष था, पंडित जी का संदेशा लेकर आया था। जगताप, थोड़ी देर में मेहमानों में खुशर पुसर शुरू हो जाएगी, सबको सच पता चल जाएगा। मुझे हम दोनों परिवारों की इज्जत बचाने का भी एक ही तरीका नजर आ रहा है। कैसा तरीका दीपक जी? आप अपनी छोटी बेटी वानी की शादी यश के साथ करा दीजिए। क्या? विभा का मुंह खुला का खुला रह गया। वानी तो ये सुनकर सौंधी हो गई। उसने रूपल का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, रूपल दी की जगह मेरी शादी? चुप। जेठी अंकल और यश के डैडी की इज्जत अब तेरे हाथ में है वानी। मुझे भी यही ठीक लग रहा है, धीरे से रूपल ने कहा तो वानी चुपचाप रह गई। इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है विभा जी? ये सिचुएशन आपकी बड़ी बेटी ने खड़ी की है। अब आपके साथ साथ हमारी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। दीपक जी सही कह रहे हैं विभा, अपनी इज्जत बचाने का बस यही एक रास्ता बचा है। कैसे? नलिनी की जगह वानी। लोग तो फिर भी सवाल करेंगे ना? नहीं करेंगे, हम वानी के चेहरे को घूंघट में छुपा देंगे। इधर शादी शुरू होगी, फेरे होते होते सारे मेहमान विदा हो जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रत्ना ने कहा। शादी के लिए दोनों बच्चों की रजामंदी भी तो होनी चाहिए। मेरा यश तो वानी के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे नलिनी की जगह वानी ही पसंद आई थी, पर पिता के डर के कारण नलिनी के लिए हाँ कर दी थी। वानी बेटा, हमारी इज्जत दांव पर लगी है, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? जगताप ने पूछा। डैड, आप कहे तो मैं आपके लिए जान भी दे दूं। मैं यश से शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। लाडो, विभा, तुम और रूपल फटाफट वानी को तैयार करके लाओ, तब तक हम लोगों को मेहमानों को संभालते हैं। आइए भाभी जी। जगताप दीपक और यश को लेकर मेहमानों के बीच आ गए। वानी और यश की हाँ ने उनके चेहरे की मुस्कान लौटा दी थी। यश भी वानी की हाँ से खुश होकर दोस्तों के बीच हंसी मजाक में व्यस्त हो गया। शादी होते देख देख मेहमानों की ताका झांकी पर विराम लग गया। जैसे सोचा था सब वैसे ही निपट गया, पर सुबह वानी को यश के साथ गाड़ी से उतरते देखकर पड़ोसियों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए वो हमारे घर में बहाने से ताका झांकी कर रहे हैं। दो बेटियों के एक साथ चले जाने से हम लोगों पर क्या बीती, तुम्हें कैसे पता चलेगा नलिनी? विभा ने पूरा घटनाक्रम बताने के बाद नलिनी से कहा। यश बहुत सुलझा और नेकदिल इंसान है। उसने हमारी मनोदशा समझी। दीपक जी को समझाकर आज रात को जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो लोग अब कल सुबह वानी को लेकर निकल जाएंगे। ऐसा लड़का नसीब वालों को ही मिलता है। वानी का नसीब तेज था, इसीलिए उसे हीरा मिल गया। ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मा? मैंने जानबूझकर थोड़ी ही कुछ किया है। मम्मा प्लीज, अभी दी की हालत देखो, कितना डाउन लग रही है। अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ये टॉपिक, वानी ने कहा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।